हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रेप्लिकन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, परिवार के सारे सदस्य अच्छे होंगे और मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप सलामत रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। ओके, इससे पहले हमने कुछ टॉपिक के बारे में बात करी थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण के अंदर डिफरेंस देखा था। उसके बाद में फिर दहन और ऑक्सीशोषण के अंदर क्या डिफरेंस होता वो देखा। फिर हमने अनऑक्सीशोषण और किण्वन की प्रक्रिया के अंदर डिफरेंस देखा था। फिर जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज वो नहीं करके एक्सचेंज ऑफ गैसेज किया था, यानी कि गैसों का परिवहन नहीं किया था, गैसों का विशरण डिफ्यूजन के थ्रू किस तरीके से होता है, आदान प्रदान कैसे होता है, उसके बारे में हमने डिटेल बात कर दी थी। ठीक है, यानी और दो प्रक्रियाएं पढ़ी थी, इंस्पायरेशन यानी अंतःश्वसन एंड एक्सपायरेशन यानी बहिश्वसन। इनके बारे में इसके पद पढ़े थे, इसके प्रोसेस की प्रक्रिया पढ़ी थी कंप्लीट। राइट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैसों का परिवहन कैसे होता है। राइट, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ आपको मोटिवेशन सुनाता हूं, तो सुनिएगा जरा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसी मोटिवेशन के साथ में आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, रेप्लिकन एकेडमी को फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। राइट, चलिए, जब हमने एक टेबल बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से श्वसन के पद होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या था? संवातन यानी ब्रीदिंग थी। उसके बाद में क्या हुआ था? संवातन किसके बीच हुआ था? संवातन का मतलब है कि वायुमंडलीय वायु ऑक्सीजन को अंदर लेना और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में बन गई थी उसको बाहर निकालना, वो संवातन थी, ब्रीदिंग थी। ठीक है, उसके बाद में अगर कुपिका से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जा रही है तो उसे हम क्या बोला था? उससे हमने बोला था गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। जब ब्लड से, रक्त से वायु की जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किसमें ट्रांसफर हो रही है? ऊतकों में हो रही है, तो उसे हम क्या बोला था? गैसों का परिवहन बोला था। यानी बेसिकली ये होगा किसके बीच में? ये होगा जो रक्त है यानी ब्लड, और ये यहां से जो O2 है वो किस में जाएगी? ऊतकों में जाएगी, टिश्यू में जाएगी। ठीक है, यानी यहां पे O2 आ गई, यानी मैं यहां ऐसे समझने के लिए, ऊपर तो है O2, ठीक है, और नीचे वाला एरो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ऊतकों में जो CO2 बन गई थी रेस्पिरेशन सिस्टम से, श्वसन की प्रक्रिया से क्या बना? यहाँ पे CO2 बना, ऑक्सीजन यूज हुई, कार्बनिक पदार्थ टूटे, टूटने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से किस में आ जाएगी? रक्त में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? CO2। तो बेसिकली ये क्या है? ये गैसों का परिवहन है, यानी रक्त से ऊतकों में अपने को गैस को भेजना है।
यानी चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो ऊतकों से लेके आ जाएगी ब्लड में, और अगर ऑक्सीजन है तो वो रक्त से किस में चली जाएगी, ऊतक के अंदर चली जाएगी, राइट। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये आपको ध्यान रखना कि परिवहन होता क्या है और किन की मध्य होता है। तो परिवहन मेनली हम लोग कौन सी गैसेस के बारे में बात करते हैं, या तो हम जब श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो ही तरीके की मेन गैसों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग डालना, आप सबसे पहले हेडिंग डालना कि ऑक्सीजन का परिवहन। अरे भाई इतना, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, चलिए, जब ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है तो ऑक्सीजन है वो 97%, 97% ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि लगभग 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है। कितनी, 97% ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन है वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उसके साथ में जाकर के बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसके थ्रू लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, ऊतकों के अंदर। तो पीछे कितना रह गया, 3%। तो 3% ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा, घुलनशील प्लाज्मा के द्वारा, यानी रक्त प्लाज्मा के द्वारा, रक्त प्लाज्मा के द्वारा। मतलब ये है कि 97% ऑक्सीजन तो किसके साथ बाइंड हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं अभी बताऊंगा। और जो 3% ऑक्सीजन है, तो कल हमने ये देखा था ना कि ऑक्सीजन की घुलनशीलता है वो कार्बन डाई से 20 से 25 गुना कम होती है। तो वो घुलनशीलता है, घुलनशीलता किसमें होगी, रक्त में ही तो होगी। तो रक्त के अंदर, रक्त का क्या है, प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर घुलनशील होकर के 3% ऑक्सीजन का वहां से भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यानी ये वाली चीज आपको लिखनी है। लगभग 97% तो क्या हो जाता है इसका परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में, और रुधिर प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में किसके द्वारा हो जाएगी, 3%। तो इस मतलब ये अपन कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का परिवहन दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से। नंबर 1 लगभग 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और नंबर 2 3% ऑक्सीजन का परिवहन किसके रूप में, घुलनशील प्लाज्मा रक्त के रूप में, राइट। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है, पहले हमें हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बात करनी है। हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में इसको बोलते हैं HB। ओके, हीमोग्लोबिन एक तरीके से क्या है, हीमोग्लोबिन एक तरीके से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, ये कैसा है, कॉन्जुगेट प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन है। नंबर 2
फर्स्ट हो गया कॉन्जुगेट प्रोटीन, और सेकंड नंबर एम्फोटेरिक अणु, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, और नंबर थर्ड एलोस्टेरिक स्थल। देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं ये कि हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, कि वो हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के रूप में काम कर सकता है, यानी संयुक्त प्रोटीन हो गया। दूसरा एम्फोटेरिक उभयधर्मी अणु हो गया, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी अणु, और एलोस्टेरिक स्थल उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का क्या मतलब है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब है इसके अंदर प्रोटीन वाला भाग भी होगा और गैर प्रोटीन वाला भी भाग होगा, यानी कि इसके अंदर दो चीजें हो सकती है। क्या क्या? एक तो प्रोटीन भाग और दूसरा गैर प्रोटीन भाग। ठीक है, तो प्रोटीन भाग तो कौन सा होगा? हिम प्रोटीन होगा इसमें, हिम प्रोटीन। और हिम प्रोटीन जो है वो कौन सी सब यूनिट से मिलके बना होता है? 2 अल्फा और 2 बीटा से। तो ये कैसे? 2 अल्फा और 2 बीटा। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन अणु है उसके अंदर कितने यूनिट होंगी? 4 यूनिट है, 2 अल्फा की होगी और 2 बीटा की होगी। तो प्रोटीन युक्त भाग होता है। दूसरा गैर प्रोटीनी भाग, गैर प्रोटीन का मतलब उसके अंदर प्रोटीन युक्त भाग नहीं है। तो प्रोटीन युक्त भाग नहीं होना यानी कि कुछ आयंस हो गए, और आयंस कौन सा होगा? आयरन, आयरन यानी कि फेरस। इसलिए ये संयुक्त प्रोटीन के रूप में काम कर सकता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरा एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी। उभयधर्मी का क्या फीलिंग आ रहा है यहाँ पे? यानी कि वो एसिड, अम्ल, बेसिक यानी एसिड या बेस, अम्ल या क्षार दोनों के रूप में काम कर सकता है। वो कैसे करेगा? जब हम मैकेनिज्म देखेंगे इसकी तो पता चल जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तब पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये हीमोग्लोबिन एसिड के रूप में काम कर सकता है और बेसिक के रूप में भी काम कर सकता है। तो ये क्या होगा? एसिड व बेस, अम्ल व क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है। थोड़ी थोड़ी हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं पहले। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन मेन ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात एलोस्टेरिक स्थल। एलोस्टेरिक स्थल जब हम एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो एंजाइम होता है, एंजाइम के अंदर एक ऐसा स्थल होता है जहां पे सबस्ट्रेट अभिकारक आके जुड़ता है। यानी कि जैसे समझने के लिए ये एक एंजाइम है तो ये वाला जो स्थल है उसको एक्टिव स्थल बोलते हैं, सक्रिय स्थल। और सक्रिय स्थल पे कोई भी अभिकारक के आके जुड़ेगा। तो ये तो क्या है? ये तो इसका एक्टिव स्थल है, सक्रिय स्थल। लेकिन अगर ये एंजाइम है, इस एंजाइम के एक्टिव स्थल के अलावा किसी और जगह कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है, कोई अन्य पदार्थ आके जुड़ रहा है, जैसे यहां पे क्या हुआ, ये तो एक्टिव स्थल है। तो यहां पे मान लीजिए कि ये एक ऐसा स्थल है, तो ये वाला स्थल एक्टिव स्थल के अलावा है। तो इस स्थल को हम क्या बोलते हैं? इस स्थल को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक स्थल। तो जो
हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर एलोस्टेरिक स्थल भी पाया जाता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि सक्रिय स्थल के अलावा, सक्रिय स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल, यस या नो, सक्रिय स्थल है उसके अलावा भी, तो यहां पे क्या होने वाला है, अब हम कुछ जैसे कि इफेक्ट पढ़ेंगे, बोहर इफेक्ट है, तो वहां पे क्या होगा कि इस स्थल पे या तो कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ जाएगी या H+ आयन आके जुड़ जाएंगे, तो ये इसका संदमन करेगी, यानी कि इतना जितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है ना, वो उतना है, वो उसको संदमित करने का काम करेगा। तो एलोस्टेरिक स्थल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको छापना है कि हीमोग्लोबिन है वो इस तरीके से फंक्शन कर सकता है, राइट। छापो जल्दी से। ठीक है, यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया, फिर एम्फोटेरिक एंड एलोस्टेरिक। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर प्रोटीन भाग तो कैसा हो जाएगा, हाँ, अरे हिम प्रोटीन भाग कहां होता है भाई, हिम तो गैर प्रोटीनीय भाग है भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो, बता ही नहीं रहे आप। प्रोटीन भाग तो कौन सा होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ना, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो ये होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। और ये जो गैर प्रोटीनीय भाग है, ये वाला कैसा है, हिम प्रोस्थेटिक समूह। ऐसे मत करो भाई, कुछ तो ध्यान रखो, मतलब गैर प्रोटीनीय भाग है ना, वो हिम प्रोस्थेटिक समूह है, और उसमें हिम यानी कि जो Fe है, आयरन है, वो गैर प्रोटीन है, और प्रोटीन तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हिम प्रोटीन थोड़ी होती है, समझे। तो इसका ध्यान रखो, थोड़ा बताया करो आप भी। तो इसको छापो जल्दी से। हो गया, लिख लिया, चलो अब एक आपको नोट लिखना है। क्या लिखना है, नोट। उसमें क्या लिखना है, क्या लिखेंगे कि एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 O2 के मॉलिक्यूल को परिवहन कर सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखना है, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 O2 के मॉलिक्यूल को परिवहन कर सकता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अणु हीमोग्लोबिन कितने, 4 अणु चार अणु O2 के ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, यहां पे हम कलर चेंज कर देते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 1.34 ml। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन रखता है, ठीक है। तो दूसरी बात लिख देता हूं मैं, कैसे, 100 ml रक्त में
100 ml रक्त में कितनी ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम, यानी कि लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 ग्राम में 1.34, तो लगभग 100 ml रक्त कितना ml क्या है? O2, लगभग कितनी O2 का परिवहन कर सकता है? लगभग 20 ml O2। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी एक चीज ध्यान रखनी है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml का परिवहन कर सकता है, उसमें इतनी ऑक्सीजन होती है। तो 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, 12 से 16 इसको इंटू करेंगे तो लगभग आ जाएगा 20 ml, ठीक है। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन का एक अणु है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने लिया हीमोग्लोबिन का अणु Hb4, और हीमोग्लोबिन का अणु मैंने क्या बोला था? हीमोग्लोबिन का अणु 4 यूनिटों से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा की 2 बीटा की, यानी इस टाइप से होता है ना, ये अल्फा ये बीटा, और ये पूरा क्या है? वो हीमोग्लोबिन का अणु है। यानी 4 यूनिटें होगी, तो हर एक यूनिट एक अणु ऑक्सीजन को ले लेगी, यानी एक इसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन, एक इसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन, एक इसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन, और एक इसके साथ, यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस या नो? यस। तो Hb4 है, वो 4 O2 के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? HbO2 का 4, और यही क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? जब हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ में 4 अणु ऑक्सीजन के जुड़ जाते हैं, तो जिस अणु का निर्माण होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो क्या करेगा? यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इस टेबल को, ठीक है। अब देखो, ये पीछे मैंने लिखा था कि ये आयरन है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है हीमोग्लोबिन में? +2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? Fe+2। बट जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ उस समय भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? इतनी जितनी की पहले, यानी कि इसमें केवल ऑक्सीजनेशन हुआ है, ऑक्सीकरण बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। यानी ऑक्सीजनेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, केवल ऑक्सीजनेशन हुआ है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 का जुड़ना क्या है? ऑक्सीजनेशन। केवल कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजने पहले भी कितनी थी? Fe+2 थी, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद भी Fe+2 रही। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि उसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था चेंज हो गई, तो बिल्कुल नहीं हुई है। पहले भी हिम समूह, ये क्या है? हिम समूह तो है, पहले भी हिम समूह Fe+2 अवस्था में था, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया था, यानी HbO2 का 4 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया था, तभी इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी रह गई है?
टू है। तो इस चीज को आपको जहन में रखना है, हमेशा जहन में रखना है, ठीक है। लिखी, यानी कि ऑक्सीजनेशन में क्या हुआ कि केवल और केवल ऑक्सीजन का जोड़ा है, यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि हिम समूह फेरस +2 आयरन के ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं ना हम, यानी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, और ऑक्सीजन का परिवहन हो कहां रहा है, कुप्पी की क्षेत्र से हो रहा है, यानी कि जब कहां पे जा रहा है, ब्लड से ऊतकों में जा रहा है, यानी ऑक्सीजन कहां पे जा रही है, ब्लड से ऊतकों में जा रही है, ठीक है। तो लगभग अपने क्या हुआ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% HbO2 का 4 के रूप में ट्रांसफर करेगा, यस या नो। यानी कि यहां पे देखो हीमोग्लोबिन है, अब पहले क्या हुआ, यहां हीमोग्लोबिन था, ये हीमोग्लोबिन उसके साथ प्लस हुआ क्या, ऑक्सीजन। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पे दो प्रक्रियाएं हो गई, ठीक है, और यहां बन जाएगा HbO2 का 4th, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जरा इसको गौर करके समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन मिला, कितने अणु, 4 मिले, और उससे क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो पहले तो क्या हुआ था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहां जुड़ती है, बताइए जल्दी। सबसे पहले ऑक्सीजन कहां से आई, एनवायरमेंट से आई, यानी वायु से आई। वायु से सबसे पहले किस में जाएगा, फेफड़ों में, यानी फेफड़ों का जो कुपिकीय क्षेत्र है, रुधिर का कुपिकीय क्षेत्र हुआ ना, यानी ऊपर वाला पद है, यानी रुधिर का कुपिकीय क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि रुधिर जब कुपिकीय क्षेत्र में था, लंग्स में था, उस समय लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन ऐड हुई, तो किसका निर्माण हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ। लेकिन जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतक तक पहुंच गया तो रुधिर का ऊतक क्षेत्र, ऊतक क्षेत्र में क्या होगा, ऑक्सीजन को हमें वहां ऊतकों में देनी है, तो ऑक्सीजन यहां से डिसोसिएट हो जाएगी, वियोजित हो जाएगी। तो वियोजित होगी ना, तो वापस यही तो बनने वाला है, ऑक्सीजन बनेगी। तो इस ऑक्सीजन को ऊतक के क्षेत्र में दे देंगे, और यहां से ऑक्सीजन को छोड़ करके हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो ऊतक के क्षेत्र में तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, वियोजन होगा। लेकिन कुपिकीय क्षेत्र में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में ऐड होगी, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है।
है कि नहीं है? मतलब ये आगे का प्रोसेस है, ये पीछे का। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब ये एक तरीके की कैसी प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यानी मैं लिख सकता हूं कि कौन सा ले, यही वाला, ओके। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना कैसी प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। उत्क्रमणीय यानी कि जो फॉरवर्ड में भी चले, जो बैकवर्ड में भी, वो अग्र दिशा में भी चले और पश्च दिशा में। ये अग्र दिशा में है यानी फॉरवर्ड, तो ऊपर वाला कैसा है, फॉरवर्ड। और ये कैसा है, ये बैकवर्ड है, यानी अग्र दिशा और पश्च दिशा। तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया हो गई। जब ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ती है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसी तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ये तो क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बस ध्यान से पढ़ना है आपको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी क्या बन गया, HbO2 का होल फोर्थ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का हटना, अब हीमोग्लोबिन से थोड़ी हट रहा है, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखना है मुझे, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का वियोजन, यानी डिसोसिएशन, वियोजन, O2 का वियोजन डिसोसिएशन कहलाता है। तो ये वियोजन तो किस क्षेत्र में होगा, उत्तक क्षेत्र में होगा। और ये कहां पे, ये कूपी का क्षेत्र में होगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी और ये ध्यान रखनी है कि हीमोग्लोबिन के साथ में O2 जुड़ेगा कहां पे, कूपी का क्षेत्र में, और कहां पे हटेगा, उत्तक। और उत्तक में जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, हट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन या ऑक्सीजन वियोजन बोलते हैं। इसको छापना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और यहां से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रही है चीजें तो बार बार देखें, ओके। इसको छापो जल्दी से। हो गया। अब देखो, अब ऐसे ऐसे फैक्टर पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे जो इस चीज को रिक्रूटमेंट करते हैं या इस चीज को रिक्रूटमेंट, यानी कि कुपिका के क्षेत्र में, रुधिर में हीमोग्लोबिन के जुड़ने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ने में हेल्प करते हैं, और ऐसे कौन से कारक हैं जो हीमोग्लोबिन के जुड़ने के साथ में ऑक्सीजन को हटाने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, हो गया ये। चलो, तो यहां पे हमें क्या करना है,
दो चीज बनानी है। कुपिका क्षेत्र में रुधिर के साथ रुधिर में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को प्रेरित करने वाले कारक। कि कौन कौन से कारक हैं जो कुपिका क्षेत्र में रुधिर के जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हेल्प करते हैं, जो ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो उत्तक क्षेत्र है, उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अरे भाई पूरा गड़बड़ करवा दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को प्रेरित करने वाले कारक। ठीक है। अब देखना है सबसे पहले। ठीक है, ओके। कुपिका के क्षेत्र में क्या था? ऑक्सीजन कब जुड़ रही थी? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक था, यानी कि यहां पे क्या काम करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, P बड़ा है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक, ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो? अधिक। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरी, अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक है तब जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। तो दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तीसरी बात, इसके अंदर क्या, एक तो ऑक्सीजन तो मेन फंक्शन है ना, कि मेन जो कारक है वो क्या है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब हो गया। ठीक है। तो दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए। और तीसरा, कम pH। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? कम pH नहीं, H+ कम होना चाहिए, यानी कम H+। अब देखो H+ कम है, इसका मतलब क्या है? H+ कम है तो एसिडिटी कम होगी ना। H+ कम है, एसिडिटी कम, इसका मतलब pH तो कैसा हो गया? हाई। यानी कि जब हम स्केल पढ़ते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता वाली, तो उसमें क्या होता है? 1 से लगा करके 14 तक की स्केल होती है, उसमें pH 0 पे, इसका मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय है। फिर धीरे धीरे बढ़ती है तो 7 में न्यूट्रल आ जाता है, उदासीन। उसके बाद में OH-, इसका मतलब अगर pH कम H+ है, इसका मतलब pH वहां क्या है? अधिक है, यानी वो क्षारीय माध्यम है। तो अगर कम H+ है तो भी कुपिका क्षेत्र में हीमोग्लोबिन के साथ O2 के जुड़ने को प्रेरित करेगा। ठीक है। और लास्ट है क्या? कम तापमान, तापमान कम होना चाहिए। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कुपिकीय क्षेत्र में हीमोग्लोबिन के साथ
ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो अधिक होना चाहिए। सेकंड नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। उसके बाद में कम H+ होना चाहिए। उसके बाद में कम तापमान होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल इसके जुड़ने को तो कौन प्रेरित कर रहा है? जुड़ने को केवल और केवल ऑक्सीजन का आंशिक प्रेशर है, आंशिक दाब है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है। अब वैसे के वैसे उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र। अब उत्तक क्षेत्र में अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको वियोजन करना है, हटाना है, इसका मतलब उस वहां पे इसका प्रेशर कैसा होना चाहिए? ऑक्सीजन का कम होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरा, अब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम था, तब तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पे हमें CO2 को तो जोड़ना है, तभी तो जाकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन हटेगा वहां से ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तीसरी बात, यहां पे कम H+ था। अगर कम H+ है यानी pH अधिक है, तो कम H+ पे तो इसको रिक्रूट कर रहा था, तो अधिक H+ होना चाहिए ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वियोजन के लिए, तो अधिक H+। अधिक H+ का मतलब क्या है? कि अम्लीयता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अम्लीय, यानी pH कम। अरे अधिक H+ है इसका मतलब वो अम्लीय है, यानी pH कम होगी उसकी। ठीक है। लास्ट, इसका कम तापमान है, तो इसका तापमान क्या होगा? अधिक, तापमान अधिक होगा। ठीक है। एक और फैक्टर है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को प्रेरित करता है, वो है 2,3-BPG, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसको बोलते हैं बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये किसको रिक्रूट करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को वियोजित करने में हेल्प करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन को, यार ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 के वियोजन, O2 वियोजन को प्रेरित करने वाले कारक, ये कारक आप लिख दीजिए जल्दी से। ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है और यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। अच्छा ठीक है, ओके। चलो अब देखो, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मैंने पहले क्या बोला? हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक क्या है? स्थल है। इसके अंदर एलोस्टेरिक स्थल पाए जाते हैं। अब इसके अंदर अगर एलोस्टेरिक स्थल है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H+ था, ये क्या कर रहा था? दैट इज H+, कार्बन डाइऑक्साइड किसको रिक्रूट कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 के वियोजन को। इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है, उसको तो संदमित कर रहा है, संदमित कर रहा है। इसका मतलब वियोजन ही तो हो रहा है। तो क्या लिखना है आपको? CO2 व H+ का ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर संदमन प्रभाव। क्या कहलाता है? बोहर प्रभाव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बोहर प्रभाव।
बोहर प्रभाव, ये याद रखना है। बोहर प्रभाव का क्या मतलब हुआ? बोहर इफेक्ट का मतलब हुआ कि H+ और CO2 इसके ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसके एलोस्टेरिक स्थल होते हैं, तो दूसरे जो एलोस्टेरिक स्थल है वहां पे जाके जुड़ रहे हैं। यानी कि मैं अगर यहाँ पे बनाऊं तो ऐसे होता है। होता कैसे है उसको भी समझिएगा आप। ये हीमोग्लोबिन है, दैट इज ये हीमोग्लोबिन है, ये इसका एलोस्टेरिक स्थल है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां इस एलोस्टेरिक के साथ में CO2 और H+ जुड़ जाएगा। अब ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन का क्या कर देगा? संदमन करेगा। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यानी इसके साथ क्या जुड़ी हुई थी? ऑक्सीजन बाइंड हो रखी थी। तो ऑक्सीजन को वियोजित करने में ये क्या कर देगा? इसकी संदमन करेगा, तो ऑक्सीजन वियोजित हो जाएगी यहां से। तो इसके संदमन में कौन हेल्प करता है? ये H+ और CO2 की सांद्रता, सांद्रता होती है ना, की सांद्रता। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? बोहर इफेक्ट बोला है। तो बोहर इफेक्ट के बारे में आप लिख दीजिएगा। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन वियोजन वक्र, क्या किस तरीके से उसका वक्र आता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अरे भाई ये आजकल इसका क्या हो गया है? हाँ ठीक है, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका वियोजन वक्र, बस अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ओके राइट, दिस इज रेफरेंस लाइन। ये क्या है? रेफरेंस लाइन है। यानी कि ये यहां से हम देखेंगे कि वो लेफ्ट के अंदर जा रहा है या फिर राइट के अंदर जा रहा है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे? इसके लिए फैक्टर करेंगे ये वाले सारे काम। यानी कि जो कुपिकीय क्षेत्र है, जब कुपिकीय क्षेत्र में रुधिर का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो यहां पे मैं यहां पे एक मेंशन भी कर लेता हूं यहां पे, ताकि आपको ध्यान रहे कि HbO2 वियोजन वक्र बाईं तरफ शिफ्ट, बाईं तरफ शिफ्ट होने के लिए ये सारे के सारे फैक्टर काम करेंगे। और ये HbO2 वियोजन वक्र दाईं तरफ शिफ्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है? ये HbO2 का वियोजन वक्र है। और ये किस टाइप से आपको दिख रहा है? सिग्मोइड शेप का दिख रहा है। ठीक है, अब पहली बात यहां पे हम क्या लेने वाले हैं? HbO2 की संतृप्तता, सैचुरेटी, और यहां पे ले रहे हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये वक्र किस किस के मध्य है? ये वक्र ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संतृप्तता और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उन दोनों के मध्य हम वक्र खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप, ये तो क्या है? एक रेफरेंस लाइन है। अब रेफरेंस लाइन से
अगर ये वक्र लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, यानी दो कलर यूज करते हैं अपन, यही वाला कर देते हैं ग्रीन का, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, और दूसरा ये तो किस साइड में शिफ्ट हुआ है, दाईं तरफ। शिफ्ट, और ये किस साइड हुआ है, ये लेफ्ट साइड में। शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन को देखेंगे हम कि रेफरेंस लाइन से ग्राफ है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने के लिए मैं इस साइड लिखता हूं, और ये यहां पे लिखते हैं कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने के लिए, अरे यार कलर तो चेंज करो, लेफ्ट साइड शिफ्ट के लिए कारक नंबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अधिक होना चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड में होगा। दूसरा क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, ये अधिक, ये कम। तीसरा टेम्परेचर, ताप, ये कम होना चाहिए। फोर्थ जो 2,3 बीपीजी था वो कम होना चाहिए। फोर्थ लास्ट क्या है, H+ कम, यानी pH अधिक होनी चाहिए। अगर ये फैक्टर आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर कि एक सिग्मोइड शेप का HbO2 का वियोजन वक्र है, उसमें ये वाले फैक्टर आ गए, और ये फैक्टर उसमें उसने पूछा कि रेफरेंस लाइन से लेफ्ट साइड के अंदर उस वक्र को आपको शिफ्ट करना है, तो कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे, तो ये वाले फैक्टर है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होना चाहिए, CO2 का आंशिक दाब कम होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए, 2,3 बीपीजी बिस फॉस्फोग्लिसरेट कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, यानी pH उसकी अधिक होनी चाहिए। वैसे के वैसे वो लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में, और राइट साइड के लिए कौन कौन से, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक होना चाहिए, उसके बाद में H+ क्या होना चाहिए, उसमें कम था तो यहां पे अधिक होना चाहिए, यानी pH कम हो जाएगी। उसके बाद में 2,3 बीपीजी रिक्रूट करेगा, 2,3 बीपीजी अधिक होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर है वो अधिक होना चाहिए। तो ये वक्र किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस वक्र का शेप कैसा है, सिग्मोइड आकार का, यानी ये कैसा है, सिग्मोइड आकार का, सिग्मोइड आकार का वक्र। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वह सांद्रता जिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, उस पे अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितने संतृप्त हो जाए, 50% संतृप्त हो जाए, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वह सांद्रता जिस पे हीमोग्लोबिन वो 50% क्या हो, सैचुरेटेड हो जाए, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम,
उस वैल्यू को हम बोलते हैं P50। P50 इधर कोई भी वैल्यू रख दो, 40, 50, 60 ऐसे, है ना। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? P50। ठीक है। सिग्मोइड शेप यानी कि ऐसा आकार का, है ना। लिख लीजिएगा जल्दी से आप, ठीक है, छापो इसको। यानी ये 50% क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। 50% यानी P50 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसपे 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन संतृप्त हो जाए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं P50। लिखो जल्दी से। हो गया, ठीक है। एक चीज मैंने क्या बोली थी कि ये हीमोग्लोबिन का अणु है। इस हीमोग्लोबिन का अणु ये कैसा था? ये एलोस्टेरिक था। तो यहां पे क्या है? CO2 जुड़ गया, यहां पे H+ जुड़ गया, यहां पे 2,3-BPG जुड़ गया। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 H+ 2,3-BPG, ये तीनों ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के एलोस्टेरिक क्षेत्र पे जुड़े हैं। तो एलोस्टेरिक संदमक होते हैं। ये चीज आपको लिखनी है, CO2 H+ और 2,3-BPG। 2,3-BPG ये तीनों के तीनों ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के एलोस्टेरिक संदमक है, क्योंकि ये एक्टिव स्थल तो ये है, इसके अलावा क्षेत्र पे जुड़ रहे हैं, तो ये कैसे हो गए? एलोस्टेरिक संदमक हो गए। अब देखिए आप, मैंने क्या बोला था? अब हम क्या कर रहे हैं कि ये ऐसी बना देते हैं। ये क्या है? उत्तक है, टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर कोई ऑक्सीजन आएगी तो किसके थ्रू आएगी? धमनी के अंदर। यानी ये क्या है? धमनी है, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले क्या बोला था कि 100 ml रक्त है, वो कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम। और कितने ml O2 का वहन करेगा? 20 ml। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि ये क्या है? 100 ml ब्लड है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगा तो कितनी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के? 97%। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो 100 ml ब्लड था, उसमें कितना था? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। इसका मतलब लगभग 20 ml O2 आई है। यस या नो? 100 ml ब्लड था, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है और 20 ml O2 का परिवहन कर रहा है। 97% ये ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है। यानी HbO2 का 4th यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है। अब ये क्या होगा? उत्तकों के अंदर आएगा। ध्यान देना आप, उत्तकों के अंदर आएगा। उत्तकों में आने के बाद में ये ऑक्सीजन यहां पे क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। यानी ये ऑक्सीजन धमनी के द्वारा उत्तक में आ जाएगी। उत्तकों के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से जो सिरा निकली है, ये क्या है? सिरा है।
यानी अशुद्ध रुधिर है। बस ध्यान से देखना, अशुद्ध रुधिर है। अब ध्यान क्या रखना है कि ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचने के बाद जब मैंने सिरा से अशुद्ध रुधिर था, ये यहां कहां पे आ गया, वापस लंग्स में आ गया। यानी ये क्या क्या है, यहां पे लंग्स है, फेफड़े हैं। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो इसकी 100 ml ब्लड के अंदर क्या था, 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml O2 है ना, ये तो किस में थी, कुपी की क्षेत्र में थी। ये तो यहां पे कुपी की क्षेत्र है। और ये जब ऑक्सीजन जुड़ गई थी, लेकिन जब सिरा से अशुद्ध रुधिर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी होगी, लेकिन 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लगभग 50 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ऊतकीय क्षेत्र में तो कितनी ऑक्सीजन गई होगी, 15 ml तो इसके पास अभी भी है, और पहले कितनी थी, 20 ml। इसका मतलब यह है कि 100 ml रक्त केवल ऊतकों में 5 ml O2 को देता है। आपको ध्यान रखना है कि 100 ml रक्त ऊतकों में केवल 5 ml O2 का परिवहन करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिवहन करता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। केवल और केवल 5 ml O2, केवल और केवल 5 ml O2। ठीक है, दूसरी बात, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में था। अब यहां पे जब मैंने एनालिसिस किया तो यहां कितना था, 75%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट यूज हुई, केवल और केवल 22%। यानी कि ये कितनी हो गई, 97 माइनस 75% बराबर 22% ऊतकों में यूज, उपयोग। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 100 ml ब्लड 20 ml का तो क्या करता है, 20 ml O2 का परिवहन करता है, लेकिन उसमें से 5 ml तो क्या हो जाएगी, इसको दे देंगे, और 15 ml जो O2 है वो कैसे रहेगी, संचित रूप में रहेगी। यानी ये संग्रहित रूप में, संचित रूप में रहेगी, संचित रहेगी। और आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यकता पड़ने पर उपयोग होगी। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संचित रहेगी 15 ml O2 अशुद्ध रुधिर में भी, लेकिन ये आवश्यकता पड़ने पर काम आएगी। इसको छापो जल्दी से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यानी 22% ऑक्सीजन को ऊतकों में पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को ऊतकों में उपयोग यानी कि ऊतकों में पहुंचाएगा। ओके, लिखो आप जल्दी से इसको। सही है कि नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखो, अगर संचित रह रही है इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन यहां पे 5 ml से अधिक भी प्रोवाइड हो सकती है। कब, जब व्यक्ति व्यायाम या योगा अभ्यास, एक्सरसाइज करता है ना, के समय लगभग
15 ml O2, 15 ml O2 ऊतकों तक पहुंचती है, ऊतकों तक पहुंचती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लिख दीजिए आप। ठीक है, एक और चीज क्या बताई थी, ये वाला पॉइंट P50 क्या है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ना, P50 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वह दाब, ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जिस पर HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन 50% संतृप्त हो जाए, वो क्या है, इसका P50 वैल्यू है, P50 वैल्यू है। अब P50 वैल्यू है ना, P50 वैल्यू वो हीमोग्लोबिन की बंधुता के व्युत्क्रमाणु, हीमोग्लोबिन बंधुता, यानी कि हीमोग्लोबिन की बंधुता जितनी ज्यादा होगी उतना ही P50 वैल्यू क्या होगा, ज्यादा यानी कम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की बंधुता है वो किस पे डिपेंड करेगी, P वैल्यू पे, जो P50 वैल्यू है उस पर तो डिपेंड करेगी ना। यानी कि जिसका, चलो इसको लिखो आप, मैं समझाता हूं इसको, पहले इसको लिखो, लिख लिया। देखो हीमोग्लोबिन की बंधुता का मतलब क्या है, आंशिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मैं ये कहता हूं कि 30 mm ऑफ Hg है, और उस पे एक तो 50% HbO2 संतृप्त हो जाती है, दूसरा बोला मैंने कि एक का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 50 है, उस समय ये 50% HbO2 संतृप्त होती है। तो P50 वैल्यू है ना, P50 वैल्यू अधिक किसकी हुई, अधिक ये है कि ये तो P50 वैल्यू है ना 50%, ये 30 mm पे ही हो, यानी इसकी बंधुता क्या है, कम है, यानी बंधुता कम है, बंधुता कम है। तो इसका मतलब P50 वैल्यू है वो अधिक हुई कि नहीं हुई, ये भाई 30 mm Hg, यानी इसका जो आंशिक प्रेशर है वो 30 mm पे ही ऑक्सीजन के 50% हिस्सों को संतृप्त कर रहा है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके 50% हिस्से को केवल ये वाला प्रेशर हैंडल कर देता है। तो यहाँ पे तो हमें 50 mm Hg लगाने पड़ रहे हैं इसको संतृप्त करने के लिए, यानी जितनी बंधुता कम होगी, यानी ये कम है तो उसका ही P50 वैल्यू अधिक होगा ना। तो ये तो 30 mm Hg आंशिक दाब पे ही 50% वैल्यू इसकी संतृप्त हो गई है। तो इसको ध्यान रखना कि बंधुता जितनी कम है, बंधुता जितनी कम उसका P वैल्यू उतना ही अधिक, ठीक है। हो गया। अब हम थोड़ा सा एक क्या है डिफरेंस देख लेते हैं कि वैश्विक हीमोग्लोबिन और दूसरा भ्रूणीय हीमोग्लोबिन। जो वैश्विक हीमोग्लोबिन है उसकी जो सब यूनिट है उसमें क्या होगा, 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट।
लेकिन जो भ्रूणीय हेमोग्लोबिन है इसको बोलते हैं HbA एडल्ट, और ये HbS बोल दो या फिर SBS बोल दो, या फिर हम अगर इसको हम फिटल बोलते तो ठीक रहेगा ना, फिटल पे होता है ना SBF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा के अणु हैं, 2 अल्फा की सब यूनिट है और 2 किसकी है, बीटा की। लेकिन जो भ्रूणीय हेमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा होंगे, लेकिन बीटा के जगह क्या होंगे, लैम्डा सब यूनिट हो गई। ओके, नंबर 1 कि इसमें 2 अल्फा होंगे 2 बीटा होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो इसका बीटा सब यूनिट है, इसका बीटा सब यूनिट यानी कि बीटा सब यूनिट 2,3-BPG के लिए संवेदी होता है, लेकिन जो गामा यूनिट है वो 2,3-BPG के लिए यूनिट संवेदी नहीं होता है। मतलब मैं फर्क बता रहा हूं कि भ्रूणीय हेमोग्लोबिन और जो वयस्क का हेमोग्लोबिन है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब जो वयस्क की हेमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन की बंधुता क्या होती है, कम होती है, यानी ऑक्सीजन बंधुता कम। अब ऑक्सीजन की बंधुता कम है, इसका मतलब P50 वैल्यू अधिक, भाई कम है इसका मतलब P50 वैल्यू अधिक, तो इसकी P50 वैल्यू अधिक है और इसकी ऑक्सीजन बंधुता अधिक, इसका मतलब इसका P50 वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बस, वयस्क हेमोग्लोबिन और भ्रूणीय हेमोग्लोबिन के अंदर डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो आज हमने ऑक्सीजन का ट्रांसफर देख लिया है, कल हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नई वीडियो, ताकि आपको सबसे पहले पहुंचे आपके पास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।